हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रेमविदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैम्बर। हम पढ़ेंगे हार्ट के चैम्बर के बारे में। एंड फ्रेंड्स, बाय द वे, लास्ट वीडियो में मैंने वो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिया था, और उसमें हम लोगों ने सारा वो हार्ट के डायग्राम, उसकी जो एनाटॉमी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके सेप्टम वेप्टम ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। उस वीडियो को आप पहले देखिएगा, इस वीडियो को बाद में, तभी आपको हार्ट अच्छे से समझ में आएगा। और तभी मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। लाइक एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, तो आप उसको पहले पढ़िए फिर इसको पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेरी करिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी और उसका रिस्पॉन्स भी करूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के चैम्बर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। राइट एट्रियम, एट्रियम को ही ऑरिकुलर कहते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम स्पेशली एक एक चैम्बर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ताकि किसी भी हार्ट को अच्छे से समझ सके, ईजिली समझ सके। जैसे है राइट एट्रियम में क्या होता है, इनलेट। इनलेट का मतलब कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, मतलब जैसे आने का रास्ता और जाने का रास्ता होता है, तो इनलेट का मतलब कि आने का रास्ता। तो इनलेट क्या क्या है, इट रिसीव्स 1 सुपीरियर वेना कावा, 1 इंफीरियर वेना कावा एंड 1 ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। इसमें ये कह रहा है जो राइट एट्रियम है उसमें इनलेट क्या क्या होता है। इनलेट का मतलब कि राइट एट्रियम की ओपनिंग क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है अंदर। तो सुपीरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा से अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है, इंफीरियर वेना कावा से नीचे वाले मतलब लोअर लिम्ब का ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और कोरोनरी साइनस बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है हार्ट में, उसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। लाइक जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ, तो जो जैसे यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आती है और इधर से ही इंफीरियर वेना कावा आती है, सो जो ये राइट एट्रियम में इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा को मैंने इसका नाम पूरा लिख दिया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। फिर द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। वो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लाती है और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा लाती है। इम्प्योर ब्लड लाते हैं। इम्प्योर ब्लड का मतलब कि उसमें वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन का वो लोग ट्रांसपोर्ट वो क्या मतलब कि एक्सचेंज करने के लिए हमें पहले हार्ट में लाते हैं, फिर हार्ट प्यूरीफाई करता है उसको लंग्स में भेज करके। ये सब पूरा सिस्टम होता है, वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें समझेंगे। उसके बाद है द कोरोनरी साइनस रिसीव्स इम्प्योर ब्लड एंड ड्रेन्स इट इन द राइट एट्रियम। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जो कोरोनरी साइनस होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है और राइट एट्रियम में छोड़ देता है, मतलब वहीं पे फिल कर देता है। जैसे ये यहाँ पे है, जैसे ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया और इस पूरे को इसको कहते हैं, ये सुपीरियर वेना कावा एक ओपनिंग है, लेकिन इसके जैसे सपोजिट घर का दरवाजा है, इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं, और फिर यहाँ से ब्लड आता है तो इसमें ऐसे ऐसे फिल हो जाता है। ये जो हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरे में फिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इनलेट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते आउटलेट। आउटलेट का मतलब राइट एट्रियम से बाहर जाने का क्या रास्ता है। तो इट इज़ इम्प्योर ब्लड ड्रेन्स थ्रू द राइट वेंट्रिकल फोरामेन इनटू द राइट AV फोरामेन इनटू द राइट वेंट्रिकल। इस सेंटेंस का मतलब कि इसमें आउट जाने का मतलब बाहर जाने का क्या रास्ता हो सकता है, आप खुद सोचिए। इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, हाँ, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तो ये इसकी एक दूसरी ओपनिंग हो गई। जो हमारी ऊपर की ओपनिंग थी जिसमें इनलेट था, तो उसमें सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस था। अब हम नीचे की ओपनिंग पढ़ते हैं कि इसमें से बाहर क्या क्या जाता है। तो इसमें से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ही जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। और ये जो AV फोरामेन लिखा है, AV फोरामेन का मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन। एट्रियो वेंट्रिकल इसलिए कहा गया क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसको एट्रियो वेंट्रिकल कहा गया। फोरामेन का मतलब होता है होल या कोई छेद वगैरह। तो ये है तो AV फोरामेन इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो ये हमने राइट एट्रियम को पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं वेंट्रिकल को।
राइट वेंट्रिकल को। अब फिर इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इनलेट और आउटलेट। तो इनलेट में क्या है, तो रिसीव्स इम्प्योर ब्लड थ्रू राइट एवी फोरामेन फ्रॉम एट्रियम। तो यही कह रहा है कि एवी फोरामेन से इसने ब्लड को रिसीव किया, इम्प्योर ब्लड को रिसीव किया, तो इसका जो इनलेट होगा वो हमारा एवी फोरामेन या तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। एवी फोरामेन को ही ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। उसके बाद है आउटलेट। इसमें आउटलेट क्या क्या होगा, ड्रेन्स इम्प्योर ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू विच इट रीच लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। इसमें कहने का मतलब कि जिसमें आउटलेट होगा वो पल्मोनरी आर्टरी होगी। पल्मोनरी आर्टरी ही इसमें से जाती है, बाहर जाती है। बाहर जाने का रास्ता हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को लेकर के लंग्स में जाती है फॉर प्योरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन। वहाँ पे CO2 बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन उसमें आ जाता है। तो ये इसका आउटलेट हो गया। तो राइट वेंट्रिकल में हमारी क्या क्या ओपनिंग थी, ऊपर ट्राइकस्पिड वॉल्व था जो इनलेट था, और जो आउटलेट है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। आई फील कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल समझा दिया है। आई फील कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो एवी फोरामेन था ये क्या होता है। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको ट्राइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल कहते हैं कि एवी फोरामेन कहते हैं। जो एवी फोरामेन होता है इसका मतलब होता है जो हमारा ये होता है, ये ऊपर होता है हमारा एट्रियम, ओके, ये नीचे होता है वेंट्रिकल, और यहाँ पे ये हमारा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम होता है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो इसके बीच में होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके बीच में होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन। इसको भी बोल सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन। जैसे तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन, इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन कहते हैं, और स्पेसिफिक नाम देना है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे बच्चे होते हैं, किसी का नाम होता है राम, किसी का नाम श्याम, तो उनको राम श्याम उनका स्पेसिफिक नाम है, लेकिन हम जनरली उनको क्या कहते हैं, ये लड़के हैं या ये बच्चे हैं, उनको जनरली हम बच्चे कहते हैं। उसी तरीके इनको हम जनरली बोल सकते हैं ये एवी फोरामेन है। लेकिन अगर हमें इनका स्पेसिफिक नाम देना है कि इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है। आई फील कि आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत ईजिली समझा दिया। फ्रेंड्स, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जिनको मैंने बहुत डीप, बहुत अच्छे से बनाया। आप अगर इनको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेंगे और मेरा प्रीवियस वीडियो भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको अदर नोट्स या अदर बुक से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने रोज़ एंड विल्सन से भी हेल्प ली है और प्रॉपर नोट्स बहुत डीप में बनाए हैं, और एक एक हेडिंग पर मैंने अच्छे से काम किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए और सिंपल लैंग्वेज में। मैं ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन शब्द का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी में, ताकि आपको समझने में ईजिली हो, परेशानी ना हो, आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आप इनका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। इस नोट्स में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी कि या तो यहाँ पे डिफरेंट है या आपको ये हेडिंग नहीं मिल रही है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका बिल्कुल रिस्पॉन्स दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि आपको नीड ज़्यादा हो रही है, मैं दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूँगी केवल आपकी क्वेरी पर। सिंपल जो आपकी क्वेरी होगा, सपोज दैट आपको राइट एट्रियम नहीं समझ में आ रहा तो मैं राइट एट्रियम के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। बस आप चैनल पर बने रहे, अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि मेरी मेहनत भी रंग लाए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। आई फील कि आपको नोट्स प्रॉपरली मिल रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू है, तो आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए। जितना बोलेंगे उतना ही मैं अपने में सुधार करूँगी और उतना ही अच्छे से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगी। तो फिर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हम पढ़ेंगे इनलेट क्या होता है। इनलेट का मतलब कि इसमें से अंदर आने का रास्ता क्या क्या है। तो रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स विया पल्मोनरी वेन्स। इसमें लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में चला गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया है, वहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज हो गया। अब वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
ब्लड आएगा हमारे एट्रियम में, तो ये इसका इनलेट हो गया। अब इसका आउटलेट क्या है, मतलब कि इसमें से बाहर जाने का क्या रास्ता है, ये है दिस प्योर ब्लड इज ड्रेन्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एवी फोरामेन। तो दिस जो प्योर ब्लड होगा ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और किसके थ्रू जाएगा, एवी फोरामेन। एवी फोरामेन इसका जनरली नाम है और इसका स्पेसिफिक नाम होगा तो बाइकैस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल होगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हम वही दो हेडिंग्स पढ़ेंगे, इनलेट और आउटलेट। इनलेट में होगा कि इनलेट में क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या क्या रिसीव करता है। तो रिसीव करने का क्या क्या रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल फोरामेन से ये प्योर ब्लड रिसीव करता है। अब वो जो इसमें आउटलेट होगा वही इसमें इनलेट हो जाएगा। आप एक बार इसको चारों को आप एक बार लिंक करिए एक दूसरे से। जो ऊपर वाले का इनलेट होता है वही नीचे वाले का आउटलेट हो जाता है, और जो फिर इसका इनलेट होता है वही उसका आउटलेट हो जाता है। उसके बाद इसका जो आउटलेट होगा इसमें एरोटा में जाएगा ब्लड फॉर होल बॉडी सर्कुलेशन, तो इसलिए इसका जो एरोटा होगा वो आउटलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, ड्रेन्स प्योर ब्लड इनटू द एरोटा फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू सिस्टमेटिक ऑर्गन्स। सिस्टमेटिक ऑर्गन्स का मतलब कि हमारे पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली सभी ऑर्गन्स में ब्लड जाएगा थ्रू एरोटा, ठीक है। आई थिंक कि आप चैम्बर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो स्पेसिफिक वर्ड को लिखिए कमेंट बॉक्स में, पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद आते हैं वॉल्स। वॉल्स का फ्रेंड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने वॉल्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने सभी वॉल्स को बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ शॉर्ट वीडियो है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। वॉल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे मैंने इन सभी वॉल्स को एक्सप्लेन किया है और डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है वॉल, कि इसमें वो हार्ट में क्या क्या वॉल होती है। वॉल मतलब दीवारें। तो एट्रियम की वॉल हम पढ़ेंगे और वेंट्रिकल की वॉल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे है बहुत इजी। बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि जब कोई भी चीज़ को हम डीप में पढ़ते हैं ना, तो डीप में पढ़ते समय फिर हम लोगों को उलझन होने लगती है कि वो थोड़ा सा मैसिव होने लगता है। तो आप उसको समझिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर है एट्रियम के हम वॉल्स पढ़ेंगे, फिर वेंट्रिकल की वॉल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एट्रियम की वॉल हम डिस्कस करते हैं। द इनर वॉल सरफेस हेयर प्रेजेंट आ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज कॉल्ड मस्कुलाई या पेक्टिनेटी। उसके बाद दे रन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स ऑल फोरामेन गिविंग अपीयरेंस ऑफ द टीथ ऑफ अ कॉम्ब। इसको कहते हैं कॉम्बैट मसल्स। आपको मुझे पता है अभी नहीं अच्छे समझ में आया होगा, अब मैं अच्छे समझाती हूँ इसको हिंदी में। ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है, आप अच्छे समझिए। जो हमारा एट्रियम होता है, उसके बाद ये हमारा दो एट्रियम है, ये यहाँ पे नीचे वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद ये जो एट्रियम है इनका काम तो थोड़ा सा होता है, ये बस केवल ब्लड को लेते हैं, ले करके बस थोड़ी देर स्टोर करके रखते हैं, फिर वेंट्रिकल को देते हैं। मेन पंपिंग का काम या प्यूरिफिकेशन का काम या जितना प्रेशर लगाना होता है वो सारा काम वेंट्रिकल का होता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे ब्लड आता है, मेन जैसे आप ऐसा समझिए एक घर है, घर में ये छोटे भाई हैं और इसके अंदर ये यहाँ पे दो हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दो हैं, ये एक लेफ्ट और एक राइट है, तो यहाँ पे दो मतलब वेंट्रिकल है। तो मेन काम जैसे नहीं होता कि घर में बड़े भाइयों के ऊपर ज़्यादा सर का बोझ होता है, छोटे भाइयों के ऊपर कम, तो ये बड़े भाई हैं, घर का सारा काम बड़े भाई संभालते हैं, छोटे भाई बस लेते हैं और आगे पास आउट कर देते हैं, लेते हैं और आगे पास आउट कर देते हैं। तो ठीक है, मजबूत ये ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा काम करेगा वही ज़्यादा मजबूत होता है। तो अब आप मैंने पहले ही आपको वॉल वो इसकी लेयर्स में डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में कि जो इसकी लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है, और इनकी लेयर थिक होती है, मोटी होती है। तो आप एक बात समझिए, जब इनकी लेयर पतली होगी और ये कमज़ोर होंगे तो कुछ समय के बाद ये इसमें गिरने लगेंगे। आप एक बार खुद इमेजिन कीजिए, जैसे एक छोटा डिब्बा है, एक बड़ा डिब्बा है। अब जो छोटा डिब्बा होगा वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो बड़े डिब्बे में गिरने लगेगा। तो अब ऐसा ना हो, इसलिए जो यहाँ पे हमारा ये होता है वो एट्रियम होते हैं, ये पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसा कंघा होता है, आप लोगों ने कॉम्ब के जो वो दांत नहीं बने होते जिससे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं,
उस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं एट्रियम के सराउंडिंग में चारों तरफ, ये यहाँ पे सेप्टम पर भी और ये लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम चारों, केवल एट्रियम में चारों तरफ ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट प्रोवाइड, मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वैसे स्थिर खड़े रहें। इसलिए इसको कॉम्बेड मसल्स, और ये किसके बने होते हैं, कॉम्बेड मसल्स के बने होते हैं ये, क्योंकि सब कुछ मसल्स का ही होता है इसमें, तो ये मसल्स के बने होते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये कॉम्बेड मसल्स के बने होते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इसमें वेंट्रिकल में गिर ना जाए या डाउनवर्ड गिर ना जाए। ये इस सेंटेंस का मतलब है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स की दीवारें कैसी होती है। अभी हमने पढ़ा एट्रियम की दीवारें जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होती है। अब वेंट्रिकल क्या है, मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ, फिर इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। द इनर वॉल इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिज ट्रेबिकुलर कॉर्नाई और columnar cornae. These continue as papillary muscles whose one end is attached to the ventricle wall and the other end connected to the cusp of AV wall by chordae tendineae. These chordae tendineae are collagenous and elastics cords, one end of which is inserted in the papillary muscles and other end is connected to the flap of AV walls. These are mean preventing the pushing of flaps into atrium during ventricular contraction. इसका मतलब ये है, यहाँ पे फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझाती हूँ बना करके। ये हमारे हो गए एट्रियम, ठीक है, ये हमारा हो गया वेंट्रिकल, ठीक है, ये हमारा हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, ये हमारी इसकी वो आउटर लेयर है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एसे नोड होता है, ये एसे नोड एवी नोड को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। बस ये कंडक्टिव सिस्टम होते हैं, आप मतलब कंडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे होता है एवी नोड, ठीक है, ये हमारा एट्रियम है और ये हमारा वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और फिर रिलैक्स करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, यही इसका काम ही है, कॉन्ट्रैक्ट करना रिलैक्स करना। तो यहाँ पे ऐसी मसल्स पाई जाती हैं दोनों साइड में, ऐसी मसल्स पाई जाती हैं और ये मसल्स अटैच होती हैं ये एवी नोड से, और इन मसल्स को कहते हैं पेपिलरी मसल्स। ये जो मसल्स अटैच होती हैं, इन अभी मैंने पेपिलरी मसल्स बोला था, ये वही मसल्स है। ये मसल्स अटैच होती हैं एवी नोड से। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके पास सिग्नल आता है, फिर जैसे एसे नोड के पास सिग्नल आया, एसे नोड के पास एवी नोड के पास सिग्नल आता है, एवी नोड के पास सिग्नल आने के जैसे आता है, ये सिग्नल आता है, इसको करंट लगता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे इसके पास सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्ट, अब इससे ये जुड़ा हुआ है तो कॉमन सी बात है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये समझ लीजिए तार है, जब ये तार खींचेगी तो ये मसल्स भी खींचेगी, जैसे ही मसल्स खींचेगी तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जब ये रिलैक्स होगा, तो जब ये रिलैक्स होगा, ये हमारी वो मतलब वायर है, ये जब वायर रिलैक्स होंगी तो ये भी रिलैक्स होंगी, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो हमारा हार्ट ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको कोई सपना नहीं आता है कि मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है या मुझे अभी रिलैक्स होना है, ये इससे जुड़ा होता है किसी न किसी थ्रू, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके पास सिग्नल आता है, इसके पास सिग्नल आने के बाद इसके पास सिग्नल आता है एवी नोड के पास, एवी नोड के पास जैसे सिग्नल आता है, ये जो वायर्स है, ये वायर्स के थ्रू ये मसल्स, पेपिलरी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते रिलैक्स करती, कॉन्ट्रैक्ट करती। अब सपोज दैट ये एवी नोड है और ये हमारी यहाँ पे ये एट्रियम है और यहाँ पे पेपिलरी मसल्स है, ये एक वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जब ये ऐसे पीछे होगा तो ये भी पीछे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये रिलैक्स होगा तो ये भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे यही बताया कि ये जुड़ी हुई होती है, दिस कंटिन्यूस पेपिलरी मसल्स, ये पेपिलरी मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं, हु आर अटैच इन द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल, जो एक साइड में एक एंड इनका एट्रियम की वॉल में अटैच रहता है, जो दूसरा है वो एवी वॉल्व का मतलब कि जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व है उसके थ्रू फिर एवी नोड से अटैच रहता है, उसको कहते हैं कॉर्डे टेंडाइंस। वो जो मैंने वायर बताया ना कि वायर के थ्रू, उसको कहते हैं कॉर्डे टेंडाइंस, ये वायर के थ्रू उससे एवी
नोड से जुड़ी हुई रहती है, उससे भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और फिर यही है कि दीज आर मेन फॉर प्रिवेंटिंग फॉर पुशिंग ऑफ अ फ्लैट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये उसी को पुश करती हैं, फिर रोक करके रखती हैं, पुश करती हैं, रोक करके रखती है। ऐसे ये पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तभी चलता रहता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हार्ट में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है। क्योंकि जो वेंट्रिकल की दीवार होती है वो एट्रियम में जो नोड होते हैं उनसे किन्हीं न किन्हीं तरीक़ों से जुड़ी रहती है या बंधी हुई रहती है। तो जब एट्रियम के पास मैसेज आता है, सबसे पहले एसए नोड के पास मैसेज आएगा। एसए नोड के पास जब एवी नोड के पास मैसेज आता है तो वो पैपिलरी मसल्स में सिग्नल भेजता है, तो उसमें खिंचाव होता है। जब उसमें खिंचाव होता है तो कॉमन सी बात है, अगर मसल्स में खिंचाव होगा तो उस पूरे घर में खिंचाव हो जाएगा। जब उस पूरे घर में खिंचाव होगा तो फिर वो मतलब आसानी से हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल होगा, फिर सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल होगा। तो ये हमारी वेंट्रिकल की वॉल्स का काम होता है। तो हमने पढ़ा वेंट्रिकल की वॉल्स में पैपिलरी मसल्स होती हैं। अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप स्पेसिफिक ऐसे समझिए कि एट्रियम की वॉल्स में पैपिलरी मसल्स होती हैं जो एवी नोड से कनेक्टेड होती है, और यही हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एट्रियम में हमने पढ़ा, एट्रियम में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको बांधे रहते हैं ताकि वो वेंट्रिकल में धंस न जाए या मतलब गिर न जाए। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डाउनवर्ड होकर के उसमें गिर न जाए, फॉल डाउन ना हो जाए। तो ये हमने आज वॉल्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। इसमें मैं आपको एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप बिल्कुल अगले वीडियो को मिस ना करें, उसको अच्छे से ज़रूर देखें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नहीं समझ में, अगर आपको अभी भी कुछ कठिन लग रहा है, आप बिल्कुल मैसेज करें, अच्छे से मैं देखूँगी, दोबारा आपको रिस्पॉन्स करूँगी, आपका रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उस पर ही डिपेंड है। अगर आपको पहला वीडियो देखा होगा, वो अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।